पैसे को मैनेज करना एक बड़ी अजीब सी चीज है। ये इस पर कम डिपेंड करता है कि कोई कितना जानता है और इस बात पर ज्यादा कि उसका बर्ताव कैसा है। आज हम इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्यों फाइनेंशियल सक्सेस दिमागी खेल से ज्यादा व्यवहार का खेल है। अच्छा, तो चलिए दो लोगों से मिलते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट के तौर पर काम किया, और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कून, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक टॉप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। जाहिर है दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब 2014 में रोनाल्ड रीड की डेथ हुई तो उन्होंने अपने पीछे $8 मिलियन यानी करीब 72 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ी थी। और वहीं हार्वर्ड वाले रिचर्ड फुस्कून 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दिवालिया हो गए। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई में छिपा है। पैसे का खेल कोई मैथ का सवाल नहीं है, ये तो साइकोलॉजी का खेल है। हो सकता है रोनाल्ड रीड कोई जीनियस ना हो, पर उन्होंने पैसे के मनोविज्ञान को समझा, जबकि रिचर्ड फुस्कून इतनी बड़ी डिग्री के बावजूद इसे समझ नहीं पाए। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और किस्मत और जोखिम के रोल को समझते हैं। हमारी फाइनेंशियल कहानियों में अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती हैं। बिल गेट्स का ही उदाहरण ले लीजिए। वो बेशक जीनियस थे, लेकिन वो बहुत लकी भी थे। 1968 में वो दुनिया के उन कुछ गिने चुने हाई स्कूल स्टूडेंट्स में से थे जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। उन्हीं के एक दोस्त थे केंट इवेंस, जो बिल गेट्स से भी ज्यादा स्मार्ट माने जाते थे। लेकिन एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी दुखद मौत हो गई। देखिए, एक लकी ब्रेक आपकी दुनिया बना सकता है और एक बदकिस्मत हादसा सब कुछ छीन सकता है। अब उस शक्ति पर आते हैं जिसे रोनाल्ड रीड ने बहुत अच्छी तरह समझा था, कंपाउंडिंग का जादू। ये कोई मुश्किल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये सब्र की एक सीधी लेकिन बहुत ही पावरफुल ताकत है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग तब होती है जब आपकी कमाई खुद और कमाई करना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो एक पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता है वो बस बड़ा और बड़ा होता जाता है। वॉरेन बफे को ही देख लीजिए। उनकी जो इतनी बड़ी दौलत है, उसका राज सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चुनना नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। उनका असली सीक्रेट है टाइम। उन्होंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की और दशकों तक इन्वेस्टेड रहे। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बफे की 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। यही तो है कंपाउंडिंग का कमाल। असली ग्रोथ दशकों के सब्र के बाद दिखती है। और यहीं पर रोनाल्ड रीड बाजी मार गए। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को पूरे 42 साल तक बढ़ने दिया। अब इसकी तुलना उन ज्यादातर इन्वेस्टर से कीजिए जो मार्केट के जरा सा ऊपर नीचे होने पर घबराकर 1 साल के अंदर ही बाहर निकल जाते हैं। ये जो सब्र है ना, ये हमें एक बहुत जरूरी बात तक ले जाता है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बहुत ही अलग स्किल्स हैं। एक के लिए रिस्क लेना पड़ता है तो दूसरे के लिए डर और किफायत यानी बचत। जेसी लिवरमोर की कहानी पर गौर कीजिए, जिन्हें इतिहास के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर्स में से एक माना जाता है। वो अमीर बनने में माहिर थे। साल 1929 में उन्होंने $100 मिलियन की जबरदस्त दौलत बना ली थी। उस जमाने में ये एक अविश्वसनीय रकम थी, मतलब उन्होंने मार्केट को क्रैक कर लिया था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद वो अपना सब कुछ खो चुके थे। वो अमीर बनने में तो जीनियस थे, पर अमीर बने रहने में फेल हो गए। वो लगातार बड़े बड़े रिस्क लेते रहे और आखिर में किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। तो सबक क्या है? अमीर बने रहने के लिए एक बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए। इसमें किफ़ायत शामिल है, ठीक रोनाल्ड रीड की तरह, जो अपनी इनकम बढ़ने पर भी अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते थे। और इसमें एक हेल्दी डर भी शामिल है, ये समझना कि जो कमाया है वो गवाया भी जा सकता है। और यहीं पर अमीर बने रहने की राह में सबसे बड़ी रुकावट आती है हमारा अपना ईगो, हमारा अहंकार। पैसा बनाना इनकम या रिटर्न से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि कोई बचाता कितना है, यानी सेविंग्स रेट पर। जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। जब हम किसी को एक महंगी कार में देखते हैं तो हम उस ड्राइवर की तारीफ नहीं करते। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर वो कार हमारे पास होती तो लोग हमारी कितनी तारीफ करते। यही सोशल कंपैरिजन हमें और ज्यादा चाहने पे मजबूर करता है। रजत गुप्ता की कहानी लीजिए।
वो मैकिन्जी के सीईओ थे जिनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी, लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं था। वो बिलियनर बनना चाहते थे और इसी और की चाह में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और आखिर में जेल पहुंचे, सब कुछ गंवा बैठे। ये हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले पर लाता है। असली बचत तब होती है जब हम अपनी इनकम और अपने ईगो के बीच के गैप को कंट्रोल करते हैं। रोनाल्ड रीड का ईगो लगभग 0 था, इसलिए उनकी सेविंग्स मैक्सिमम थी। तो इन सभी कहानियों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपना खुद का खेल खेलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई रेस नहीं है जहां हमें दूसरों की नकल करनी पड़े, खासकर तब जब हमें उनके गोल या टाइमलाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं। आखिर में पूरी बात कुछ जरूरी आइडियाज पर आकर टिक जाती है। विनम्रता, यानी ये मानना कि किस्मत का भी एक रोल होता है, धैर्य, दशकों तक टिके रहने की हिम्मत, और सबसे जरूरी व्यवहार, अपने लालच और डर को कंट्रोल करने की काबिलियत। यही वो चीज थी जिसने रोनाल्ड रीड को रिजिड फुस्कोन से अलग बनाया। और इसीलिए हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो क्या सिर्फ इंटेलिजेंस ही सब कुछ है, या फिर जिस तरह से हम बर्ताव करते हैं, रिएक्ट करते हैं और सब्र रखते हैं, वो असल में हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करता है? ये सोचने वाली बात है।